हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी पेडागोजी की। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैराथन सेशन है, इसका पार्ट 1 मेरा आ चुका है। आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। देखिए, पार्ट 1 में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, मैंने अपनी टिप्स बताई हुई हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा नेगेटिव ही होते हैं और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। तो आपको वो वीडियो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बाकी रेस्ट जो बचा हुआ आपका सिलेबस है वो मैंने इसमें कवर किया हुआ है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, मेरा गोल हमेशा ऐसा नहीं रहता, मेरा गोल ऐसा नहीं है कि मैं आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करके दिखाऊं, जो नहीं आता वो भी मैं पढ़ाऊं ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ें, मेरी टाइमिंग बढ़े वीडियो की। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूं, ठीक है। मुझे बच्चों के करियर के साथ या लोगों के करियर के साथ बिल्कुल भी खेलना नहीं है, मुझे दूसरे लोगों को फॉलो नहीं करना है। तो इसलिए मैं, कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, क्या मैम सिर्फ 2 वीडियोस में पेडागोजी या सिर्फ 2 घंटे में ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं सही बताऊं तो बिल्कुल हो सकता है। अगर आप ने प्रीवियस ईयर एनालाइज किया हुआ है तो मेरे वीडियोस आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे और आप जान पाएंगे कि हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही पुट अप होते हैं। बाकी तो अगर आपको ज्ञानी बनना है तो आप फिर कमी नहीं है, यूट्यूब में जितने वीडियोस पड़े हैं, एक सब्जेक्ट के हिंदी में ही 30-40 वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बट अगर आपको सीटेट क्रैक करना है तो इतना सफिशिएंट है। एक और मैं बात बता दूं, क्या एक और क्वेश्चन होगा, क्या मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन जो आप बता रही हैं वैसे ही आ जाएंगे? तो देखिए, कई पॉइंट्स ऐसे होंगे, मैं ऐसे बताऊंगी कि हाँ, सीधे सीधे क्वेश्चन वही आ जाएंगे, पर आपको कॉमन सेंस भी यूज करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी कर रही हूँ, आपको वहां पर जाके उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए, ये बातें हो गई हमारी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली बात मैं ये बताना चाहूँगी से, आप लोग जानते हैं कि मैं भी नई हूँ यूट्यूब में और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी न्यू हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि उन लोगों के क्वेश्चन बहुत मेरे पास आ रहे थे, मैम आप क्या क्या पढ़ाएंगी, कैसे पढ़ाएंगी, और ये सब क्लासेस की टाइमिंग क्या है। तो देखिए, मैं एक और बात बताऊँ कि मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न एक है, वो ये है कि मैं लाइव आऊँ, ठीक है, उससे आपका टाइम वेस्ट हो। और ये बात सही है, क्योंकि सीटेट में कोई भी करंट की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको अपडेट होना पड़ेगा। भाई, वही सिलेबस जो 5 साल पहले से आ रहा है वो अभी भी आ रहा है, तो आपको अपडेट होने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा कोई, मैं कुछ पढ़ा रही होती, मैं एसएससी पढ़ा रही होती, मैं बैंक पढ़ा रही होती, तो मैं जरूर लाइव आती, बट इसमें कुछ अपडेट होने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और लाइव आने से और लाइव वीडियोस देखने के, आप, मैं सही बता रही हूँ आपको, मतलब एक मेरी एडवाइस है, बहुत बड़ा नुकसान है, आपको आदत पड़ जाती है लाइव आने की। लाइव आने में क्या है, आपका ध्यान भटकता है, आप लोगों बातें होती हैं, आप वो बातें करते हैं, आप पढ़ते कम है, बातें ज़्यादा करते हैं। आपको हो सकता है ये सब बातें मेरी बुरी लग रही हो, आप हो सकता है वीडियो डिसलाइक कर दें, तो आप कर दीजिए, लेकिन मैं यहाँ पर एज अ टीचर रोल प्ले कर रही हूँ, तो मैं वही बातें बताऊंगी जो आपके लिए सही हैं, आपको पसंद आए या ना आए, ठीक है। मैं सही बता रही हूँ। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो, मेरे जितने वीडियो हैं वो सब रिकॉर्डेड ही हैं, और आप अगर वो देखेंगे, मैंने कहीं उसमें फालतू की बातें नहीं की हुई हैं, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको ये बातें पसंद आ रही होंगी, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। बट अगर आप पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, आपको बस बातें करनी है लोगों से, तो फिर आपको पसंद आएगा। हो सकता, ये बहुत मैं कड़वी बातें बोली, बट इसमें सच्चाई है, अगर आप इसमें सोचेंगे तो आपको सच्चाई दिखाई देगी। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन थे उनका रिप्लाई मैं करती हूँ, जिन लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किए थे। देखिए, आपको मैं हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, और देखिए ईवीएस का कंटेंट जो है मेरा, ईवीएस के कंटेंट के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि जो मेरे 4-5 वीडियोज़ हैं, 4 वीडियोस हैं लगभग, और 1-2 वीडियो और आएंगे, बस उतने में ही आपका कंटेंट पूरा हो जाएगा। और वो वीडियोस पूरे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आपके उसमें आएंगे। और हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स, एसएसटी, इन सबको मैं कराऊंगी, लेकिन मैं सिलेबस को वाइड नहीं करूंगी, मैं सिलेबस को बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं करूंगी, मैं 1 या 2 मैराथन में उनको सबको कंप्लीट कर लूंगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं, क्योंकि लोग जो हैं वो 20-20, 30-30 वीडियो बनाएंगे,
लेकिन मेरा सिर्फ 1 या 2 वीडियो ही आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रख के चलना है। और बाल विकास लेकिन आपको पूरा पढ़ना है। मैं अभी उसमें वीडियो डाल नहीं रही हूँ, बट जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर बाल विकास पूरा देख लेते हैं, मैंने बताया हुआ है, अगर आपकी CD भी अच्छी है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है अदर सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए यही सब हमारा हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं सोच रही हूँ कि मैं, जैसे आप अपनी राय दीजिएगा कि क्या मैं ऐसा स्टार्ट करूं कि मतलब एक सब्जेक्ट जैसे मैंने लिया, जैसे हिंदी लिया, तो हिंदी से जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं पुराने, उन सबको सॉल्व कराना, तो इससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, आते हैं अपने टॉपिक के पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आकलन और मूल्यांकन। आज हमारा पहला टॉपिक जो है वो आकलन और मूल्यांकन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत पुट अप होते हैं। देखिए आकलन और मूल्यांकन क्या है। तो आकलन एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं, ठीक है। और मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है। देखिए अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आकलन का मतलब है कि पढ़ने पढ़ाने के दौरान, ठीक है, आपकी जो कोई शिक्षण प्रक्रिया चल रही है उसमें ये जानना कि विद्यार्थी सीख पा रहा है या नहीं, ये आकलन है। लेकिन जब आप पढ़ा लेते हैं उसके बाद में आप जो टेस्ट लेते हैं, ठीक है, वो क्या है, आपका मूल्यांकन है कि बच्चे ने कितना सीखा। ये माइनर डिफरेंस है, लेकिन आपको बिल्कुल भी इस डिफरेंस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके पेपर में आकलन की जगह मूल्यांकन आ जाएगा, मूल्यांकन की जगह आकलन आ जाएगा। और मैं सही बताऊं तो इन दोनों का उद्देश्य क्या है, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के, अगर मैं बताऊं तो पर्यायवाची की तरह प्रयोग हो जाते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करनी है, ठीक है। तो क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने बताया मूल्यांकन के प्रकार और अगर पेपर में आकलन के प्रकार आकलन आ गया तो आप वहीं पर ढेर के, अरे मैम आपने तो मूल्यांकन बताया था, आपने तो डिफरेंस बताया था। तो नहीं, आपको डिफरेंस नहीं है सब करके चलना है। जिससे क्वेश्चन बनते हैं मैं वो बताऊंगी, ये मैंने एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया, बाकी इस पे आपको फोकस नहीं करना। अरे और एक बात पे फोकस करना है कि जो आकलन है वो आपका प्रक्रिया आधारित होता है, जबकि मूल्यांकन उत्पाद आधारित। अगर इससे क्वेश्चन बन सकता है तो बस इससे ही बनेगा। आगे चलिए अब हम लोग बात करते हैं मूल्यांकन के प्रकार की। देखिए मूल्यांकन के प्रकार की बात करते हैं। अब मूल्यांकन के प्रकार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो कौन कौन से हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन भी आ सकता है या रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया हिंदी में कोई भी चीज़ के आपके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अब आपने हिंदी लैंग्वेज ली हुई है तो अब हिंदी लैंग्वेज को तो आप इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे वहां पर। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों नाम लेके चलने हैं, जितने भी नाम हो सकते हैं। तो निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन को क्या और भी कहते हैं, संकलनात्मक या अंतिम मूल्यांकन, और निदानात्मक मूल्यांकन, ठीक है। अब मैं बताती हूँ निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है। निर्माणात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच बीच में से किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आकलन की तरीके मैच हो रहा है ना, तो बस आपको यही टाइप्स ध्यान रखने हैं। आकलन मूल्यांकन से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको टाइप्स ध्यान रखने हैं कि निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है, कि इसमें पाठ के बीच बीच में से ये मूल्यांकन किया जाता है। जैसे टीचर कुछ पढ़ा रही हैं, उन्होंने बीच में पढ़ाते से ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड, तो वो हमारा हो गया निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। और योगात्मक या संकलनात्मक क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद यह देखना कि बच्चे ने ज्ञान को किस हद तक ग्रहण किया है, सत्र के अंत में होता है। किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो वो योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। मतलब देखिए ये पाठ को पढ़ाने के बाद है ना, ये किसी भी पाठ को, टॉपिक को, कोई भी सेशन के लास्ट में होता है। बाद आपको वर्ड याद रखना है, जबकि निर्माणात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच बीच में से किया जाता है। चलिए निदानात्मक मूल्यांकन क्या है, जो वह बच्चे जो असफल हो रहे हैं उन बच्चों की असफलता का कारण ढूंढना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। आई होप आपको बातें समझ आ रही होंगी। चाहती तो मैं इसके लिए लेक्चर दे सकती थी, मैंने पहले स्टार्ट भी किया था, मैंने भाषा अधिगम और अर्जन पढ़ाया हुआ है,
तो मैंने सोचा कि नहीं, आपके लिए प्रॉपर नोट्स भी बन जाएंगे और मैं वो नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरे जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे या नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। इसके लिए मैं जल्दी कुछ करूंगी और आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मूल्यांकन के गुण, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा ये क्या है, ये थोड़ी ना आता होगा। तो देखिए, मैं जो भी बता रही हूँ मैं बिल्कुल, आप क्रीम समझिए, है ना, जो मिल्क में क्रीम होती है ना, वही चीज़ है ये सब, ठीक है। तो देखिए, वैधता क्या है, वैधता क्या है, विश्वसनीयता क्या है, वस्तुनिष्ठता। बहुत बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है और क्वेश्चन भी इससे बनते हैं और फिर लोग सोचते हैं ये क्या है, सीटेट कुछ भी पूछ लेता है ना। कुछ भी नहीं पूछता है, आपको बस पता नहीं होता है कि हमें पढ़ना क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसे मूल्यांकन के गुण में और भी गुण आते हैं, आप देखेंगे, आप बुक से या कहीं भी विकिपीडिया पे आप देख सकते हैं कि और भी मूल्यांकन गुण, उपयोगिता और ये वो सब कुछ दिया हुआ है। उपयोगिता दिया हुआ है भाई, साफ सीधी बात, जिसका उपयोग हो मूल्यांकन का, जो भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं उनका कोई उपयोग है या नहीं, तो ये तो वर्ड से ही समझ आ रहा है। लेकिन जो नहीं समझ में आ रहा है मैंने वो लिए हुए हैं। जैसे वैधता, वैधता क्या है कि जिस उद्देश्य का मूल्यांकन, मतलब जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करना हो उस उद्देश्य का मूल्यांकन हो जाता है तो उन साधनों उपकरणों को वैध कहा जाता है ना, वैध। ऐसे ही आपके क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए किसी शिक्षक ने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मूल्यांकन प्रपत्र का निर्माण किया, अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो प्रश्न पत्र में किस चीज की कमी है। अब आप वहीं पर ढेर, अब आपको समझी में नहीं आ रहा है, ऑप्शन आ गया वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उपयोगिता। अब आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप तब समझ पाएंगे जब मेरी बातों पे ध्यान देंगे। उद्देश्य का सीधा संबंध वैधता से है, वैलिडिटी से है, ठीक है। आगे देखेंगे विश्वसनीयता क्या है। विश्वसनीयता का अर्थ है विश्वास के पात्र, अर्थात जब अंकों का बदलाव ना हो, दोबारा से चेक करने पर भी अंक समान रहें। तो जैसे कोई भी पेपर है, अगर आप दोबारा से उसमें चेक कर रहे हैं फिर भी अंक क्या है, समान है। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ विकल्प वाले आप दोबारा से भी चेक करेंगे तब भी वही मार्क्स आएंगे। लेकिन क्या है, जो निबंधात्मक या लघु उत्तरीय प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न होते हैं, हो सकता है कि आप दोबारा चेक करें तो इनके आंसर, इनके जो मार्क्स है वो बदल जाएं। तो ये होता है विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी, कि दोबारा से अंक, अगर हम दोबारा से चेक करें तब भी अंक क्या हो, समान हो। वस्तुनिष्ठता क्या है, वस्तुनिष्ठता मतलब, इसका मतलब यह है कि अलग अलग लोग मूल्यांकन करें तब भी अंक क्या हो, समान हो। मतलब शिक्षक की व्यक्तिगत किसी भी चीज का प्रभाव ना पड़े, किस पर ना पड़े, हमारे मूल्यांकन पर ना पड़े। तो आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी और आपको समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है मूल्यांकन के प्रतिमान। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन और अधिगम के रूप में मूल्यांकन, ठीक है। तो इंग्लिश में भी ऐसे बहुत बार आए हुए हैं, इंग्लिश में भी मैं इन चीज़ों को आपको समझाऊंगी। तो देखिए, अधिगम के लिए मूल्यांकन, जब हम किसी काम को करते समय बीच में ही जांच करते हैं कि हम कितना सीख रहे हैं, है ना, बीच में जांच। जैसे निर्माणात्मक अगर हम बोले तो उसको ही हम बोलते हैं अधिगम के लिए मूल्यांकन। आपसे क्वेश्चन बनेगा, बना हुआ है, बहुत बार बना हुआ है कि अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बीच में आप क्या कर रहे हैं, उसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, आप वाद विवाद कर रहे हैं, तो इसे अधिगम का कौन सा प्रतिमान कहा जाएगा, ठीक है, या ये क्या है। तो ऑप्शन में दे देगा अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन। अब वहीं पर आपकी हालत खराब। अब आप सोच रहे हैं ये क्या है, तो आपको बातें बिल्कुल बारीकी से लेके चलनी है। अधिगम के लिए मूल्यांकन मतलब अधिगम के लिए मूल्यांकन, आप बातों से ही समझना। अधिगम के लिए मूल्यांकन मतलब सीखने के लिए मूल्यांकन, मतलब ये जो मूल्यांकन है ये हमको सिखा रहा है ना। अगर हम बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो उससे बच्चे सीख रहे हैं, है ना, सीखने के बीच में हो रहा है। तो वही है अधिगम के लिए मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन कि अब कितना सीखा है उसका मूल्यांकन। तो इसका मतलब जब हम काम को खत्म करने के बाद उसकी जांच करते हैं कि हमने कितना सीखा, मतलब ये डायरेक्टली किससे संबंधित है, योगात्मक मूल्यांकन से। अब आपको योगात्मक और निर्माणात्मक में पता ही चल गया होगा इसका मतलब क्या है।
आगे हम लोग देखेंगे अधिगम के रूप में मूल्यांकन। ठीक है, तो अधिगम के रूप में मूल्यांकन क्या है? इसका मतलब होता है स्व मूल्यांकन, मतलब स्वयं से मूल्यांकन करना। ठीक है, स्व मूल्यांकन मतलब खुद का ही मूल्यांकन करना। तो आपको आई होप ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। मैं ये सब बातें जो भी बता रही हूँ बहुत बार पुट अप हुई हैं, आपको ध्यान देके चलना है। आगे हम लोग देखेंगे मूल्यांकन की विधियां। मैंने उन्हीं विधियों को लिया हुआ है जिससे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, आप देखिए जैसे पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो बहुत आपको पॉजिटिव ही लेके चलना है। मूल्यांकन की विधियां या मूल्यांकन के उपकरण भी आप कह सकते हैं। तो पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो में ये होता है कि निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का एक कलेक्शन होता है, एक निश्चित अवधि में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक गति का रिकॉर्ड रखना। ये हमने इसलिए ये वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है क्योंकि ये एग्जाम्पल से कई बार क्वेश्चन मैं देख रही हूँ बार रिपीट हो रहे हैं कि बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक गति का रिकॉर्ड रखना, रिकॉर्ड रखने के लिए निम्न में से कौन से मूल्यांकन के उपकरण उपयुक्त हैं, कौन सा? ठीक है, तो दे दिया आपको पोर्टफोलियो, निर्धारण, मापनी, घटनावृत्ति या व्यक्ति अध्ययन। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार आया हुआ है, इसलिए मैंने इसका उदाहरण भी लिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो है ना कि बच्चे ने कितना भाषा को कैसे सीखा। जैसे जब वो स्कूल में आया था तब उसने कैसी उसकी भाषा थी, फिर कैसी हुई, फिर कैसी हुई, तो उसका क्रमिक रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड रखना, वो क्या है? हमारा पोर्टफोलियो। और एक और बात मैं बता दूं कि कभी भी भाषा आकलन और मूल्यांकन संबंधित यदि प्रश्न है और विकल्प में पोर्टफोलियो दिया हुआ है ना, तो 99.9% चांसेस हैं कि आंसर पोर्टफोलियो ही होगा। लेकिन कैसा आंसर होगा? पॉजिटिव आंसर। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नहीं है मूल्यांकन के उपकरण, कौन सा अच्छा नहीं है, तो वहीं पर आप पोर्टफोलियो ले। मैम आपने ही तो बोला था कि आंसर यही होगा, तो मैं पॉजिटिव आंसर की बात कर रही हूँ। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। 99.9% क्या, मैं 100% भी बोल सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत ही पॉजिटिव आपको लेकर चलना है। ठीक है, कुल मिला के कहने का मेरा मतलब यही है। निर्धारण मापने का मतलब होता है ग्रेडिंग करना। ठीक है, ग्रेड्स में आपने दिखा दिया बच्चों को, तो निर्धारण मापनी है। घटनावृत्त का मतलब क्या है? स्कूल में घटित होने वाली घटनाओं का विवरण। जैसे कि घटित होने वाली घटनाएं कौन कौन सी है? जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट लिया गया बच्चे का, या कुछ भी ऐसे प्रतियोगिता आयोजित हुई, तो उसका एक क्या हुआ, एक विवरण रखा गया, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग घटनावृत्त या एनेक्डोटल। ठीक है, ऐसे कुछ नेम है। अब देखिए व्यक्ति अध्ययन या केस स्टडी क्या है? ये केस स्टडी होता है कि किसी एक बच्चे का जो प्रॉपर उसके जो भी मनोवैज्ञानिक गुण है, जो भी उसके साथ पूरा घर से लेके और बचपन से जैसे भी उसके साथ घटनाएं हो रही हैं, उसका एक प्रॉपर अध्ययन है ना, एक प्रॉपर गहनता से अध्ययन, वो क्या होता है? व्यक्ति अध्ययन या केस स्टडी। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुट अप होते हैं। और बहुत ज़्यादा क्या मतलब, इससे ये तो मतलब कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, बिल्कुल ये फिक्स है कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। और ये सिर्फ हिंदी के लिए नहीं है, या अगर आप देखिए सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आप इसमें सीख लेते तो आपको वो ईवीएस में भी फ़ायदा देगा, वो आपको मैथ्स में भी फ़ायदा देगा, है ना। अब देख लेते हैं सतत क्या है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सबसे बड़ी बात होती है जो ये सतत और व्यापक वर्ड है, इनसे कई बार पूछा गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का निम्न में से क्या अर्थ है। ठीक है, देखिए सतत का मतलब है कि मूल्यांकन एक घटना की बजाय निरंतर प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में निर्मित होती है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में निर्मित होती मतलब क्या है? मूल्यांकन जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मतलब सीखने सिखाने के दौरान चलता रहता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो बीच बीच में आप क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, उसका ही मतलब है सतत। ठीक है, मतलब लगातार, मतलब प्रक्रिया है, कोई एक घटना नहीं कि आपने एक बार बस चेक कर लिया, वो नहीं है, वो लगातार होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। और व्यापक का अर्थ है
व्यापक का अर्थ है कि यह योजना छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक पहलुओं को भी शामिल करने का प्रयास करती है। मतलब व्यापक का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने उसको मैथ सिखा दिया, आपने उसको साइंस सिखा दी, बस बच्चा हो गया क्या विद्वान, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, बच्चे का मूल्यांकन सिर्फ शैक्षिक नहीं करना, आपको सह शैक्षिक गतिविधियां जैसे कि खेल कूद व्यायाम इन सब का भी मूल्यांकन करना है। तो ये होता है व्यापक का अर्थ। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का निम्न में से क्या अर्थ है, तो आपको पहला ऑप्शन भी दे देगा, क्योंकि मूल्यांकन एक घटना की बजाय निरंतर प्रक्रिया है। इस टाइप से कई बच्चे जिन्होंने नहीं समझा हुआ वो गलत कर दें, लेकिन आप मेरे साथ बने हुए हैं, आप लर्नर हैं, बट कैसे लर्नर है, क्रेजी। आप क्रेजी लर्नर हैं, तो आपको क्या करना है, चीज़ों को समझ के चलना है और स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, अब देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन होता रहे। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन होता रहे, जिसे पता चले छात्र कैसे सीखते हैं। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, मतलब कुछ भी बना देते हैं ये लोग। तो छात्र कैसे सीखते हैं, ऐसे है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है यह पता लगाना कि छात्र क्यों सीखते हैं, छात्र क्या सीखते हैं, छात्र कैसे सीखते हैं, और एक और कोई ऑप्शन था। तो इसका मतलब ये है कि छात्र कैसे सीखते हैं। ये सब चीजें मैंने खुद की बनाई हुई हैं, इसलिए मैंने सबको इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे उनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। अब जैसे कुछ लोग समझ लेते हैं कि सतत मतलब लगातार, मतलब हम लगातार टेस्ट लें, तो ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है और आपको बहुत बार ऑप्शन में ये चीजें मिलेंगी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या ये अर्थ है कि मतलब बार बार परीक्षा लेना, बार बार परीक्षा का आयोजन करना, तो इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रश्नों के प्रकार। बहुत बार इससे क्वेश्चन बने हुए हैं, आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए प्रश्नों के दो प्रकार हैं, मुक्तंत या मुक्त उत्तरीय प्रश्न, या बंदंत या सीमित उत्तर वाले प्रश्न। देखिए मुक्तंत वाले प्रश्न वो होते हैं, मुक्तंत वाले प्रश्न को हम लोग अपसारी चिंतन, ठीक है, यहाँ अपसारी होगा और यहाँ अभिसारी होगा। तो मुक्त अंत या अपसारी चिंतन वाले वो होते हैं कि इसमें हमारे विचार प्रस्तुत करने क्या होती है, स्वतंत्रता होती है, हम अपने विचारों को अपने तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि लघु उत्तरात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, इसमें हम लोग को अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट है जो हमारा है बंद अंत वाले प्रश्न या अभिसारी। ठीक है, अभिसारी चिंतन, आपको ये याद रखना है, अभिसारी अपसारी चिंतन से ही बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अभिसारी चिंतन वाले प्रश्न क्या होते हैं कि अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता नहीं होती, हमें प्रश्न के विकल्प में से ही एक को क्या करना होता है, छांटना होता है। ठीक है, जैसे कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, सत्य असत्य, मिलान, खालिस्तान, वर्गीकरण, तो ये सब वस्तुनिष्ठ क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और ये बंद अंत वाले आपको जो भी विकल्प दिए हुए हैं उसमें ही आपको चूज करना होता है। अब मैंने ये बात लिखी हुई कि सिंपल सी बात ये है कि जब एक प्रश्न का उत्तर अलग अलग लोग दें और उनके उत्तर में बदलाव हो जाए तो उसे मुक्त अंत वाले या अपसारी प्रश्न कहते हैं ना। जब अलग अलग लोग दें एक ही प्रश्न का उत्तर, लेकिन उनमें क्या हो जाए, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाए। जैसे कि आपसे कह दिया गया कि आप कहीं पर घूमने गए हैं और वहां पर आप अपने अनुभव लिखिए, और आपके फ्रेंड से भी वही कह दिया गया। ठीक है, अब क्या है, आपका फ्रेंड अलग लिखेगा, उसकी जो वर्डिंग होगी वो अलग होगी, आपकी अलग होगी। तो यही हमारा है अपसारी प्रश्न या अपसारी चिंतन वाले प्रश्न और या फिर मुक्त अंत वाले प्रश्न। और मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि अपसारी चिंतन, ठीक है, और मुक्त अंत वाले प्रश्नों को ही इम्पोर्टेंस देनी है। हमेशा बंद अंत वाले प्रश्नों को नेगेटिव लेके ही चलना है। कभी भी मुक्त अंत वाले प्रश्न, कभी भी बंद अंत वाले प्रश्न जो है आपके वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और बात बताऊं, ऐसे भी क्वेश्चन बना हुआ है, मुझको अभी अभी याद आ गया, वो ये है कि अपसारी चिंतन सीधे सीधे किससे रिलेटेड है, अपसारी चिंतन आपकी सीधे सीधे सृजनात्मकता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का क्या, क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब यही है कि आप चीजों को कैसे नए ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं, आपके सोचने की आप कितनी दिशाओं में सोच सकते हैं। तो बहुत सारी दिशाओं में सोचना अपसारी चिंतन है, और जबकि कई सारी दिशाओं से एक बिंदु पर केंद्रित होना क्या है, हमारा
अभिसारी चिंतन है। ठीक है, अपसारी अभिसारी को भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। एक और बात तो बता दूँ, मैं इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बता सकती हूँ। जैसे आपसे कहा गया कि भारत की राजधानी क्या है। ठीक है, अब आपके मन में आया भारत की राजधानी क्या है, तो आपके मन में कई सारे शहर होंगे जिनको आप जानते होंगे, लेकिन आपने अपने ध्यान को क्या किया, एक बिंदु पे केंद्रित किया और वो बिंदु था नई दिल्ली। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा गया कि आपको कोविड-19 के दौरान अर्थव्यवस्था के क्या हाल हैं, आप कैसे बता सकते हैं अर्थव्यवस्था किस तरीके से गिर रही है, अब आपको अपनी माइंड को बिंदु से हटा के चारों दिशाओं में फैलाना होगा, वो होगा हमारा अपसारी चिंतन। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जैसा कि जब एक प्रश्न का उत्तर अलग अलग लोग दे फिर भी उस उत्तर के में क्या हो, बदलाव ना हो, तो उसे बंद अंत वाले प्रश्न कहते हैं। जैसा कि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप एक से अधिक लोगों को देंगे तब भी उनके उत्तर जो है वो बदलेंगे नहीं, उत्तर एक ही होगा, जो सही उत्तर होगा वो बदलेगा नहीं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा बंद अंत वाले प्रश्न। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अपव्यय और अवरोधन, ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं कि कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सिर्फ सीटेट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी टीचिंग एग्जाम, उसमें ये दोनों वर्ड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि जब भी ये दोनों पूछे जाएंगे, अगर कोई एक पूछा गया है अपव्यय, तो आपको अवरोधन वाला ऑप्शन भी दिया होगा और आप अपव्यय और अवरोधन में क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आज बता रही हूँ जिस तरीके से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, देखिए अपव्यय, अपव्यय में अगर आप देखें, व्यय का मतलब खर्चा होता है, अपव्यय मतलब फालतू का खर्चा हो गया, तो इसका मतलब है अपव्यय का तात्पर्य उन छात्रों पर व्यय किए हुए धन, शक्ति व समय से है जो किसी स्तर की शिक्षा को पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं। जैसा कि आपने मान लीजिए किसी बच्चे ने एडमिशन लिया क्लास 1 में, ठीक है, 1 में लिया, उसने 2 भी पढ़ा, लेकिन 2 के बाद वो स्कूल छोड़ देता है, तो देखिए उसकी प्राथमिक शिक्षा तो अधूरी रह गई ना, प्राथमिक शिक्षा तो भाई अधूरी रह गई उसकी, तो प्राथमिक शिक्षा भी अधूरी रह गई। कक्षा 2 तक की जो सरकार का पैसा लगा, धन जो लगा, शक्ति लगी, जो भी समय लगा, वो सब वेस्ट हो गया, क्योंकि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा पूरी करना तो हमारा उद्देश्य था, लेकिन वो अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। तो ये क्या है, ये है अपव्यय, फालतू का खर्च हो गया। ठीक है, अवरोधन क्या है, अवरोधन का मतलब बैरिस्टर, कोई भी ऐसी चीज जो आपका मार्ग रोक दे, तो मतलब निर्धारित अवधि में किसी कक्षा में परीक्षा पास करके अगली कक्षा में ना पहुंच पाना, मतलब बार बार उसी कक्षा में पढ़ना, ये क्या है, अवरोधन है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं निदान और उपचारात्मक शिक्षण। क्या है निदान और उपचारात्मक शिक्षण, तो निदान का मतलब होता है बच्चों के पिछड़ेपन का कारण ढूंढना, और जबकि उपचारात्मक शिक्षण, उपचार का अर्थ होता है कि जो भी कारण है, जो भी कारण खोजे गए हैं उनको दूर करना, ठीक है, उनका उपचार करना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मूल्यांकन के पक्ष। ठीक है, मूल्यांकन के पक्ष, या ऐसे भी कह दिया जाता है कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण मूल्यांकन के। ठीक है, तो इसको जैसा कि आपने पढ़ा होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मतलब बेंजामिन ब्लूम ने इसका वर्गीकरण किया था 1956 में। ठीक है, जो भी इसके जो पक्ष हैं 3, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सीटेट है वो फैक्चुअल नहीं है, आपसे फैक्चुअल चीजें नहीं पूछेगा कि इसका वर्गीकरण कैसे किया, किसने किया। हो सकता है ब्लूम से पूछ ले शैक्षिक उद्देश्य बस एक बार कि शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया, ब्लूम ने। आपसे ये नहीं पूछेगा क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण सिम्पसन तथा हैरो ने किया, भावात्मक का ब्लूम, क्रैथवेल, मारिया ने, नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो याद रख सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, मैंने लिख दिया है, क्योंकि आप ये मत कहें कि आपने ये भी डिफाइन नहीं किया, तो मैंने कर दे रही हूँ, मैं इसे कर दे रही हूँ। ठीक है, देखिए ज्ञानात्मक पक्ष का क्या मतलब है, ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध ज्ञान को अर्जित करने से है। ठीक है, सीधे मैं बताऊं तो ज्ञानात्मक पक्ष हमारी मेंटल एबिलिटी से संबंधित होता है, जैसे प्रत्यास्मरण मतलब याद करना, किसी चीज को पहचानना, आत्मसात करना मतलब नई जानकारी जोड़ना। भावात्मक पक्ष का क्या मतलब है, भावात्मक पक्ष का संबंध
भावों से है कि छात्र किसी कार्य को करने में कितना धनात्मक महसूस करता है, जैसे कि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, है ना। आप देखेंगे क्रियात्मक या गत्यात्मक पक्ष क्या है। गत्यात्मक पक्ष का सीधा संबंध क्रियाओं को करने से है, उदाहरण प्रश्न हल करना या कुछ भी कार्य करना, तो वो सब क्या होगा, क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब बातें क्या है समझ आ रही होंगी। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि मैम ये वर्ड्स ऐसे हैं, आप ब्लूम टैक्सोनॉमी में उठा के देखिए, अलग अलग पक्ष में इतने सारे वर्ड्स दिए हुए हैं कि बच्चे उसी में ढेर। अब उसमें सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मुझको ये नहीं आता। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बन गया, देखिए मैं सही बताऊं तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, कि आपको एक वर्ड दे दिया और आपसे कह दिया क्या कि बताइए कि किस पक्ष में, या ऐसा अगर देगा तो बहुत नॉर्मल कि आप समझ पाएंगे कि अगर कोई मेंटल हमारी एबिलिटी से रिलेटेड है तो ज्ञानात्मक पक्ष है, अगर हमारे भावों से रिलेटेड है भावात्मक पक्ष है, अगर क्रियाओं से रिलेटेड है तो क्रियात्मक पक्ष है। ठीक है, तो आपको ऐसा ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी जैसा भी आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष के भी अपने 6 टाइप दिए हुए हैं, ऐसे ही भावात्मक पक्ष में भी अलग उनके 5 टाइप्स हैं, और ऐसे ही क्रियात्मक पक्ष में भी हैं। क्या हमें वो सब पढ़ना है? क्या हमें उनके वर्डिंग इतने जो टफ वर्ड्स दिए हैं क्या उन पे ध्यान रखना है? तो मेरा सीधे आपको कहना है बिल्कुल नहीं। पहली बात, आपको क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप ऐसी चीजों पे फोकस ना करके जिससे क्वेश्चन आते हैं उस पे फोकस करिए। हम कह रहे हैं कि अगर इससे क्वेश्चन पहली बात तो बनते नहीं हैं, अगर कभी 1-2 बार बने हुए भी हैं, एक बार मुश्किल से, और अगर एक बार और आपके सामने बन जाता है तो मतलब क्या है, क्या जरूरी है वही 1 नंबर आप पाओ? आप पूरा सीटेट पढ़ने में जितना भी आपने पढ़ा उसका 1/4 टाइम आप ब्लूम टैक्सोनॉमी को दो और उससे सिर्फ एक क्वेश्चन आए या फिर ना भी आए। और एक ये चीजें हैं जो बिल्कुल फिक्स हैं, वो आप पढ़ो तो श्योर हो जाता है कि आपके नंबर आएंगे। तो आपको ये करना है, ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि आपको मेरी बातें माननी है या नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड कुछ बातें हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ डिस्कस कर ले रही हूँ। देखिए पहले जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी थी उसमें इस तरीके से बताया हुआ था, बाद में एंडरसन ने इसको थोड़ा रिवाइज किया हुआ है। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, जो भी नाउन्स हैं उनको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, वर्ब में कन्वर्ट कर दिया गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको थोड़ा समझा देती हूँ क्योंकि यही ज्ञानात्मक पक्ष थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ज्ञान का मतलब होता है समझना, बोध का मतलब ज्ञान का मतलब होता है नई जानकारी पाना, ठीक है, कोई भी जानकारी पाना, और बोध का मतलब उस जानकारी को समझना, और प्रयोग का मतलब है उसको अप्लाई करना, और विश्लेषण का मतलब होता है कि उस जानकारी को तोड़ तोड़ के देखना, विभिन्न टुकड़ों में तोड़ करके एनालिसिस करना, और संश्लेषण का मतलब है उन जितने भी आपने ये तोड़ तोड़ के जो भी जानकारी को देखा था उसका एक समग्र मतलब एक समरी प्रस्तुत करना, वो क्या है, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो आप जानते ही हैं। तो देखिए जो नई टैक्सोनॉमी है बस इसमें वर्ब कर दिया गया है, ज्ञान को याद करना कर दिया गया है, और बोध को समझना, लागू करना, विश्लेषण। और एक बात और ध्यान रखना है, जो नई टैक्सोनॉमी है उसमें क्या है, ऊपर आपका क्रिएटिविटी आ गई है, सृजनात्मकता और मूल्यांकन 5वें नंबर पे। चाहे तो आप ये बात ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये जो आया है इससे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने महत्वपूर्ण बिंदु ये सब मैंने खुद के बनाए हुए हैं, मैंने आपसे बताया हुआ है, ठीक है, आपको कहीं ये सब बुक में नहीं मिलेंगे। देखिए अब ये आपको ये क्वेश्चन कई बार आया है कि पाठ्य पुस्तकें साधन है ना कि साध्य। अब देखिए साधन और साध्य का मतलब क्या होता है। साध्य का मतलब होता है हमारा उद्देश्य, साध्य का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, और साधन का मतलब होता है कि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप जो जो तरीके प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी आपका उद्देश्य है सीटेट क्वालिफाई करना, तो सीटेट आपका साध्य हो गया, लेकिन आप उसके लिए जो भी बुक्स पढ़ रहे हो, आप जो भी यूट्यूब चैनल देख रहे हो, आप मेरी बातें सुन रहे हो, तो ये सब आपका क्या है, आपके साध्य हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी।
मतलब इसका ये है कि पाठ्य पुस्तक के साधन है ना कि साधन। मतलब पाठ्य पुस्तक के आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि आपको पाठ्य पुस्तकें कंप्लीट करनी है। आपका उद्देश्य बच्चों को ज्ञान प्राप्त कराना होना चाहिए, और जबकि पाठ्य पुस्तकें इसमें एक आपकी हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पूरक पठन सामग्री। इससे भी 3-4 बार क्वेश्चन बना हुआ है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका मतलब होता है कि पढ़ने की योग्यता, बच्चे में पढ़ने की योग्यता विकसित हो। ठीक है, द्रुत गति का मतलब होता है तेज गति से। ठीक है, तो ये आया हुआ था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ले लिया हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे त्रिभाषा सूत्र जो भी पेश किया गया था, उसमें हिंदी का स्थान क्या है। तो हिंदी का स्थान राजभाषा के रूप में है। किसके रूप में है? राजभाषा। आपको वर्ड पकड़ना है, राजभाषा के रूप में है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन हो आपको सही नहीं करना। आगे देखें, भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भाषाओं में क्या होता है, कोई अंतर नहीं होता है अगर हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे बहुभाषी कक्षा का क्या अर्थ है। तो बहुभाषी कक्षा का अर्थ यह है कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को क्या दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, सम्मान दिया जाता है, क्योंकि बहुभाषिता हमारा संसाधन है, ना कि हमारे लिए कोई बैरिस्टर। ठीक है, कोई अवरोध नहीं है, वो क्या है, हमारा संसाधन है। और मैंने बताया है बहुभाषिता को हमेशा पॉजिटिव लेके आपको चलना है। भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। इसको बहुत घुमा फिरा के 3-4 बार क्वेश्चन बने हुए हैं। मैं इसको समझा देती हूँ आपको। देखिए, आपको चीज़ों को समझना है, आपको चीज़ों को समझना है। ठीक है, देखो जैसे सभी विषयों के केंद्र में कैसे है कि अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं भाषा का यूज कर रहे हैं। तो वही मतलब होता है कि भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। मतलब अगर आप सभी विषय भी पढ़ रहे हैं तब भी क्या है, आपकी भाषा का विकास हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु पता कर लेना महत्वपूर्ण कौशल है। देखिए, ये भी कई बार आया हुआ, क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ सरसरी तौर पे देख लिया, क्या ये बेकार स्किल है। तो नहीं, अगर जब पाठक बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत पढ़ने में कुशल हो जाएगा, तो वो सरसरी तौर पर देखकर ही पाठ में क्या है, जैसा कि आप पेपर पढ़ते हैं, तो वो जल्दी से पता कर लेगा, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण कौशल है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कहानी में कथानक का होना अति महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि कहानी में किसका होना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 4 ऑप्शन देंगे तो आपको कथानक का होना अति महत्वपूर्ण है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग, ये कई बार आया है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों का क्या है। देखिए, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ जो भी होती हैं, ये तो हमारी पहली बात जो हमारी संस्कृति से संबंधित होती हैं। ठीक है, समाज एवं संस्कृति संबंधित होती हैं, उनका थोड़ा ज्ञान कराती हैं। आपको ये सब बातें मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में ध्यान रखना है। और बच्चे को मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ शामिल करने का जो उद्देश्य है उच्च प्राथमिक स्तर पर, उसका क्या है, उसका उद्देश्य यही है कि बच्चे उसका प्रयोग करना सीखें। ठीक है, तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, चाहे वो CDP हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो मेरे प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आते हैं। बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। ये बात हमको हमेशा ध्यान रखनी कि अगर बच्चा पास हो रहा है, फेल हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो बच्चे की कोई गलती नहीं है। यहाँ शिक्षक की गलती है, उसकी विधियों में गलती है, वो सही से पढ़ा नहीं पा रहा है। अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं तो इस मेंटेलिटी को आप अपने अंदर डाल लीजिए। ठीक है, कि अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसका मतलब बच्चा फेल नहीं हो रहा, हमारी व्यवस्था क्या हो रही है। अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो हमारी जो व्यवस्था है उसमें कमी है। ठीक है, उसको हम बच्चों के सिर बस मढ़ रहे हैं वो बातें। नेक्स्ट हम लोग आएंगे। नेक्स्ट मैंने नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स लिए हुए हैं। हो सकता है कुछ कॉमन हो जो पहले वाले वीडियो में हो, लेकिन कुछ न्यू भी हैं, और ये इसलिए मैंने किया हुआ है क्योंकि आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा अगर कुछ पॉइंट्स पुराने हैं। बाकी आप न्यू भी मैंने बहुत सारे इसमें शामिल किए हुए हैं। जैसे कि बच्चे को कभी भी अच्छे बुरे उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में से विभाजित आपको कभी भी नहीं करके चलना है। ठीक है, कि आप ऐसा करें। कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको मतलब अच्छे बच्चों को एक साथ बैठालना है, फिर उस पिछले बच्चों को एक साथ बैठालना है। ये हमेशा रॉन्ग होगा। आपको कभी भी बच्चों को बांट के नहीं चलना। ठीक है, आपको बच्चों को कभी भी बांट के नहीं चलना, उनको साथ में रखना है।
आगे हम लोग देखेंगे बहुविकल्पी या वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हमेशा क्या है, नेगेटिव ही लेके चलना है आपको। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सब, बहुत बहुत, ठीक है। कोई भी ऐसा विकल्प जो लड़कियों और लड़कों में भेदभाव करता हो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा इस तरीके से भी जैसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि मतलब लड़कियां घर का काम ही करेंगी और लड़के बाहर का काम ही करेंगे, तो ये जो पहले से रोल फिक्स कर दिए जाते हैं लोगों के, है ना, कि ऐसा ही करना है, तो वो हमेशा आपको नेगेटिव लेके चलना है। अंकों को कभी भी महत्व नहीं देना। वर्णों का क्रम जानना, ये भी हमेशा नेगेटिव आएगा। क्रम जानने पे आपको कभी फोकस नहीं करना है। जो भी अभिसारी सोच वाले प्रश्न, जैसा कि मैंने बताया, अभिसारी चिंतन जो होता है कि जिसका आंसर एक ही फिक्स हो, है ना, ऐसे एक बिंदु पे केंद्रित होना, वो हमेशा नेगेटिव होगा। अब एकमात्र उद्देश्य कहीं भी लगाओ कि क्या भाषण का यही, भाषा शिक्षण का यही एकमात्र उद्देश्य है या ये सिखाने का यही एकमात्र उद्देश्य है, या केवल लगाओ, तो ये भी हमेशा नेगेटिव ही ले जाएगा आपको। व्याकरण के नियम हमेशा नेगेटिव है, बट संदर्भ में व्याकरण पॉजिटिव है। कंठस्थ करना या याद करना, ये भी आपको हमेशा नेगेटिव लेके चलना है। बार बार परीक्षाएं लेना, नेगेटिव लेके चलना है। जहां भी इस टाइप से लिखा हो कि 5 बार लिखने को कहेंगे या 5 उदाहरण देने को कहेंगे, 5 ये 3 वो, इस तरीके से जो भी ऐसे एक कहीं ना कहीं आपको एक फिक्स कर दिया गया, मतलब आपको बंद अंत वाले प्रश्न कर लिया गया, तो यहाँ भी आप हमेशा नेगेटिव लेके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग पॉजिटिव पॉइंट्स पे। अपने पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं? देखिए, कहीं भी विविधता का जिक्र हो, वो चाहे भाषा में विविधता हो, साहित्य में विविधता हो, ठीक है, तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव लेके चलना है। मातृभाषा को हमेशा इम्पोर्टेंस देनी है। मातृभाषा भी क्या है, पॉजिटिव है। और इससे रिलेटेड जितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, आपको वो जरूर देखना है। स्वाभिव्यक्ति मतलब खुद के विचार व्यक्त करना, ये हमेशा क्या होगा, ये विकल्प सबसे अच्छा होगा जहाँ बच्चा खुद के विचार क्या हो रहा हो, प्रस्तुत कर रहा हो। अनुभव, ठीक है, अनुभव क्या है, अनुभव, बच्चे के अनुभव को इम्पोर्टेंस देना, वो अपने अनुभव व्यक्त करे, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। सृजनात्मकता, भाषाई परिवेश देना, दैनिक जीवन से जोड़ना, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। प्रश्न निर्माण करना, मतलब आपने कुछ भी पढ़ाया, आपने कह दिया बच्चे प्रश्न निर्माण करो, प्रश्न निर्माण करना ज़्यादा अच्छा होता है बजाय प्रश्न का उत्तर देने से, ठीक है। बहुभाषिकता मैंने पहले ही बताया पॉजिटिव है। भाषा प्रयोग तो ये कहीं भी आ जाए, बाकी सारे ऑप्शन आपके बेकार हो जाते हैं इसके आगे, कि आप भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। संदर्भ में व्याकरण, इसका मैंने जिक्र बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में आपने समझाया हुआ है कि संदर्भ में व्याकरण क्या अर्थ है, और ये हमेशा पॉजिटिव ही यूज होता है। पोर्टफोलियो भी आपको पॉजिटिव ही लेके चलना है। देखिए, ये सब बातें तो मैंने बता दी, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, ठीक है, आपको अप्लाई आपको ही करना है, लेकिन ये सब बातों को ध्यान में रख के करना है। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।